इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हम अंतर बता दिए थे और ये साथ ही साथ ये भी बताए थे कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे होता है, अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में है और केंद्र शासित प्रदेश को ऐसा कौन सा शक्ति नहीं दिया जाता है जो एक पूर्ण राज्य को दिया जाता है। तो जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं पहले वो वाले वीडियो को जाके देख लेंगे ताकि ये वाले वीडियो जो को उनको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि हम बताए थे कि वर्तमान में जो GNCTD बिल जो आया है 2021, इसका मतलब क्या होता है, इससे दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार है दोनों के बीच मतभेद क्यों हुआ है, कि इससे नागरिक के ऊपर, वहां की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण इतना विरोध हो रहा है। देखिए अभी जो बिल आया है उसका नाम है GNCTD अमेंडमेंट बिल 2021, यानी 2021 में इसलिए आया है क्योंकि 2021 में आया है इसलिए इसका नाम है 2021। अब देखिए इसका फुल फॉर्म होता है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसका फुल फॉर्म होता है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021। देखिए ये जो विधेयक है ये संशोधन है, अर्थात इसका अर्थ है कि ये तो विधेयक यानी ये जो कोई कानून होगा वो नया नहीं है। बिल्कुल ठीक सोचा, ये कोई नियम नया नहीं है बल्कि इसको क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ये जो विधेयक है ये 1991 कब का, 1991 में जो एक अधिनियम आया था दिल्ली के तहत, उसका ये संशोधित रूप है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है। कि देखिए कोई भी क्षेत्र को अगर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है, इसके बारे में हम बता दिए थे कि ये गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। तो अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री की बात करेंगे तो वो जी किशन रेड्डी हैं। तो जी किशन रेड्डी ने 15 मार्च को लोकसभा से ये पारित कर दिया इस विधेयक को। ठीक उसके 9 दिन बाद यानी 24 मार्च को ये विधेयक जो है राज्यसभा से भी पारित हो गया। अभी इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना है, क्योंकि कोई भी जो नियम जो होता है, कानून कब बनता है, जब अब अंतिम रूप से जब तक राष्ट्रपति जी स्वीकृति नहीं देंगे तब तक कोई बिल जो है नियम नहीं बनता है। तो 15 मार्च को लोकसभा से पारित हो गया, 24 मार्च को राज्यसभा से पारित हो गया। आखिर ये इसका विवाद का कारण क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? दिल्ली सरकार। उनका कहना है ये नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है, यानी नागरिक का जो मौलिक अधिकार दिया गया था कि वो अपने द्वारा किसी एक नेता को एक अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को वहां की जनता चुन के लाए थे, और उनके कुछ अधिकार को जब कम किया गया, यानी कि ये जनता की यानी वहां के जो मूल नागरिक है वहां के मौलिक अधिकार का ये क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि देखिए हम इसको दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली का अगर हम थोड़ा इतिहास शुरू करते हैं तो इसका इतिहास शुरुआत होता है कि एक घटना है 1905 ईस्वी में हमारे वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या कर दिए थे, घोषणा कर दिया था। यानी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल को विभाजन कर दिया था। लेकिन 1911 ईस्वी में आप लोग को पता होगा कि ब्रिटेन के जो राजकुमार जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। यानी 1911 ईस्वी में जब दिल्ली आए थे तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। उस समय यहाँ के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसमें यानी बंगाल विभाजन को जो किया गया था उसको रद्द करके बंगाल को पुनः क्या कर दिया गया था, एक कर दिया गया था। साथ ही साथ 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने ही एक घोषणा किए थे कि जो उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जिसको कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया, दिल्ली। अब पूछेगा, क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? तो 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया था, लेकिन बना था 1912 ईस्वी में। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आता है, घोषणा 1911 में हुआ लेकिन बना कब? तो 1 साल बाद यानी 1912 ईस्वी में। उसके बाद हमारा भारत आजाद हो जाता है।
तो आजाद भारत के बाद 1952 ईस्वी की घटना है कि 1952 ईस्वी में दिल्ली को एक, फिर होता क्या है कि 1952 ईस्वी में दिल्ली को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब इसके पहले वाले वीडियो बताए थे कि पूर्ण राज्य होने पर उसको क्या शक्ति मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद क्या शक्ति है। तो 1952 ईस्वी में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा, जो राज्य पूर्ण राज्य का रूप में होता है वहां पे विधानसभा का चुनाव होता है, यानी वहां पे मुख्यमंत्री होते हैं। तो जब 1952 ईस्वी में दिल्ली हमारा पूर्ण राज्य था तो वहां विधानसभा का चुनाव कराया गया था, और विधानसभा के चुनाव में जो वहां के सीएम यानी प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। पूछेगा दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। ये 1952 में ही बन गए थे जब वहां को उसको पूर्ण राज्य का। ठीक उसके 4 साल बाद क्या होता है, देश में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आता है, जिसके तहत राज्य की गठन की बात किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और डेट था 1 नवंबर। यानी कि पहले देखिए 1952 इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 1 नवंबर 1956 में इसको किस चीज का दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित। अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, अर्थात यहाँ पे विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होगा। ठीक इसके बाद 1956 के बाद आते हैं 1987 में सरकारिया आयोग, एक कमेटी गठित होती है जिसका नाम है सरकारिया आयोग। उन्होंने एक सिफारिश किया कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के तुलना में दिल्ली जो है एक विशेष है, यानी एक दूसरा उसकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। इसका सिफारिश कौन किया था, सरकारिया आयोग, जिसके सिफारिश पे ठीक इसके 4 साल बाद 1991 ईस्वी में सरकार ने हमारे संविधान को संशोधन किया, और जिस संशोधन का नाम है 69वां संवैधानिक संशोधन। यानी कि दिल्ली के लिए संशोधन कब कर दिया गया था संविधान में, तो 1991 ईस्वी में, जिसका नाम है 69वां संवैधानिक संशोधन। और उसी संशोधन के द्वारा GNCTD बिल आया था। तो ये बिल जो है कोई नया नहीं है, ये बिल कब आया था, 1991 ईस्वी में। तो इस बिल यानी इस नियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था, तो देखिए पहला प्रावधान किया गया था कि जो दिल्ली है, अब दिल्ली न रह के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको ही NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली अब क्या हो गया, NCR हो गया। तो दिल्ली क्या हो गया, NCR हो गया। और साथ ही साथ बोला गया कि जब NCR हो गया तो दिल्ली में विधानसभा होगा, और दिल्ली जो है विधानसभा के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी होगा। यानी स्पष्ट है कि जहां विधानसभा होगा वहां मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए उसी के तहत 2 नियम आया था, हम पहले ही बता दिए थे। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा 239 में है, तो 239 के एक संशोधन करके नियम आया 239 AA और 239 BB। देखिए 239 AA में जो आया गया उसमें एक बात, पहला बात ये कहा गया कि जो LG यानी जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल, यानी उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, और वो मंत्रिपरिषद कहाँ से आएगा, विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें मंत्री बनेगा, और उस मंत्री के जो समूह होगा उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। यानी उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगा। साथ ही साथ बोला गया कि विधानसभा के पास भी कानून बनाने की शक्ति दे दिया गया। एक तो दे दिया गया कि उपराज्यपाल को सलाह कौन देगा, मंत्रिपरिषद। दूसरा बात क्या कहा गया कि विधानसभा के पास भी कुछ शक्तियां दे दिया गया, जिसके तहत वो कानून क्या कर सकता है, बना सकता है। और तीसरा बात ये कहा गया कि अगर क्या होगा कि उपराज्यपाल और यहाँ की जो विधानसभा में मतभेद हो जाए, जब दोनों में मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार जो है वो केंद्र के पास यानी राष्ट्रपति जी के पास दिया गया। तो इसी में ये बात बोला गया था। और साथ ही साथ इसी एक्ट के तहत कहा गया था कि देखिए इस एक्ट में बोला गया था कि उपराज्यपाल जो है, अब आगे देखिए
बात होता है ये सब 1991 में, लेकिन 1991 से लेकर 15 तक में इसमें कोई विवाद नहीं होता है। साधारणतः ये देखा गया कि जो केंद्र में जिसकी सरकार थी उसका ही दिल्ली में सरकार थी। तो कारण क्या होता कि जब सिमिलर सरकार एक दूसरे में होता था तो कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद हुआ कब? जब विवाद का कारण सबसे पहले उठा कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है, यानी बीजेपी की सरकार बनती है, और 2015 में जब वहाँ चुनाव हुआ था तो वहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है। तो सरकार में डिफरेंस हो गया, वहीं से विवाद हो गया। पहले ही बोला गया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वहाँ शासन का प्रमुख होगा, न कि वो क्षेत्र का मालिक होगा। और सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे ऊपर कौन होगा? उपराज्यपाल होगा। तो 3 साल तक वहाँ अरविंद केजरीवाल जी को वहाँ के जो उपराज्यपाल थे काम ही करने नहीं देते थे, जिसके कारण एक बार केस कर देते हैं अरविंद केजरीवाल जी, यानी 2016 ईस्वी में। तो 2016 ईस्वी में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय में उन्होंने बताया कि जो उपराज्यपाल की जो होगी शक्ति को ज्यादा बताया गया, साथ ही साथ विधानसभा की शक्ति को वो कम बताया। अर्थात क्या हो गया? जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी शक्ति को कम कर दिया और किसकी शक्ति को बढ़ा दिया? जो केंद्र के द्वारा भेजा गया एजेंट होता है उसकी शक्ति को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। दूसरा, तो फिर भी मोदी से ये क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मानते नहीं हैं। ठीक इसके 2 साल बाद क्या करते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में केस करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाती है। उसके तहत ठीक इसके जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके फैसले के ठीक विपरीत सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है, जिसके तहत विधानसभा की शक्तियां को कुछ बढ़ा दिया गया और साथ ही साथ जो उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल की शक्ति को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। तो क्या क्या किया गया था 2018 में? देखिए 2018 में बोला गया था जो उपराज्यपाल जो होगा वो मंत्री परिषद के सलाह, देखिए दोनों की शक्तियां को सीमित कर दिया गया था। देखिए क्या हुआ था, उपराज्यपाल जो है मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेगा, यानी जो मंत्री परिषद होंगे वो उपराज्यपाल को क्या करेंगे? सलाह देंगे। लेकिन 3 ऐसी चीज थे उसमें उनको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं, उनका सर्वे सर्वा उपराज्यपाल जी होते थे। एक वहां का अगर पुलिस का मामला हो, दूसरा पब्लिक का कोई ऑर्डर हो, और तीसरा लैंड यानी भूमि, यानी कि पुलिस, भूमि और पब्लिक, जनता की जो समस्या होगी उसकी जो जिम्मेवारी होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। बाद बाकी नाली साफ करना है, सड़क बनवाना है, कुछ भी कराना है तो उसका जो सलाह जो है मंत्री परिषद के सलाह कौन लेगा? यानी उपराज्यपाल लेगा। अब देखिए उसमें यह भी कहा गया कि मंत्री परिषद के निर्णय, यानी मंत्री परिषद यानी कि जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद के निर्णय के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को क्या करना होगा? सूचना देना होगा, सूचित करना होगा। और साथ ही साथ उसमें नोट में एक बात ध्यान देना है, उसी यानी 2018 में जो अधिनियम आया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके तहत बोला गया, यानी उपराज्यपाल को अपना औकात दिखाया गया। पहले ही हम बता दिए थे कि सरकार यानी राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक भेजती है और वही प्रशासक कहीं कहीं उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल जी का औकात दिखाने के लिए बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उपराज्यपाल को कि आप किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, न कि राज्यपाल। और राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हेड होता है। आप राज्यपाल नहीं हैं, उपराज्यपाल हैं। और उपराज्यपाल एक प्रशासक होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एजेंट होता है। इस बात को आप नहीं भूलिएगा। तो ये था 2018। अभी जो वर्तमान में आया है कि इस बिल में क्या किया गया कि यहाँ तो आपको लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल की शक्ति को सीमित कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में आया है कि सारी शक्तियां जो है वो विधानसभा यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार से छीन के उपराज्यपाल को सौंपा गया है। देखिए वो क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले बोला गया इस बिल में कि विधानसभा के बनाए गए कोई भी कानून का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी अब विधानसभा यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद
कोई भी कानून बनाएगा तो उसका कानून का मतलब ही होगा उपराज्यपाल, यानी बिना उपराज्यपाल की मदद से, बिना उपराज्यपाल के परमिशन से आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं। और वो कानून जो आपके दायरे में भी आता था, यानी जो पुलिस, पब्लिक और लैंड को छोड़कर यानी सारी शक्तियां को आपको अधिकार दिया गया था कानून बनाने का, अब उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका हो गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को हो जाएगा, यानी सौंप दिया गया। साथ ही साथ ये किया गया कि पहले बताए थे कि उपराज्यपाल से राय लेना होगा, यानी मंत्रिपरिषद कोई कानून बनाती है तो वो उपराज्यपाल यानी एलजी से क्या करती है? राय लेती है। अब उपराज्यपाल यानी एलजी ही इस बात को तय करेगी कि जिनमें उनकी राय मांगी जानी, यानी कि उन सभी मामलों को, यानी उपराज्यपाल उस सभी मामलों को तय करेगी। कौन मामला को? कि कौन सा मामला ऐसा होगा जिसमें उससे क्या मांगी जाएगी? राय मांगी जाएगी। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि विधानसभा या उसका कोई कमिटी, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो उसकी सरकार या उसके द्वारा बनाए गए कोई भी कमिटी जो है कोई नियम नहीं बनाएगी जो किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करने का अधिकार देता हो। कहने का अर्थ है कि विधानसभा या उसकी कमेटी द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, नियम नहीं बनाएगी जो किसी प्रशासनिक क्या करता होगा? प्रशासनिक फैसले की जांच करने के लिए बनाया गया था, उसमें अब उसकी कोई शक्ति ही नहीं रही, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना सकती है। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो यानी 2018 में और 1991 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम को संशोधन करके, क्योंकि इस दोनों अधिनियम में उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री के शक्तियों का बंटवारा किया गया था, लेकिन अभी जो बिल आया है इसके तहत सारी शक्तियां जो है किसमें दे दिया गया? उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है। तो मोटे तौर पे इसको कहा जा सकता है कि अब सारी की सारी शक्तियां जो है जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार थी, यानी अरविंद केजरीवाल के द्वारा चुनी गई सरकार थी, उसमें समाहित न होकर कि एकदम किसमें होगी? राष्ट्र में होगी। और कुछ सारे विशेषज्ञों का मानना है कि क्या हुआ कि 2015 और 2020 में जब से मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार वहां पे अपनी सरकार बनाने में असफल रही है, जिसके कारण यानी सरकार, केंद्र सरकार जो है इनडायरेक्टली रूप से वहां यानी दिल्ली में जब चुनाव के द्वारा जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, जिसके कारण अब जनता उनको इग्नोर कर रही है, तो वो एक ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत दिल्ली को जो है अपने कब्जे में ले ले। क्योंकि जब उपराज्यपाल में आपकी कोई शक्ति दे दिया गया तो उपराज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का भेजा गया एक एजेंट होता है, न कि जनता इसको चुनती है। तो दोस्तों, क्या ये नियम सही है, क्या ये नियम गलती है? आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।